हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 17 अक्टूबर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करने वाला स्टेट बन गया फ्रेंड्स तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। टॉप 5 स्टेट इस प्रकार से हैं जहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो पहले स्थान पर तेलंगाना आता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर दिल्ली और पांचवें स्थान पर है महाराष्ट्र। फ़ोन पे के आंकड़ों का इस्तेमाल करके आरबीआई ने ये रिपोर्ट जारी की है और यहाँ पर तेलंगाना टॉप पर है, इसको याद रखिएगा। दिल्ली चौथे स्थान पर है, बम्बई पाँचवें स्थान पर, कर्नाटक दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो भारत जो था ये 80वें स्थान पर था और अब 2025 में भारत पहुंच चुका है 85वें स्थान पर, यानी कि 5 अंक हम नीचे पहुंच चुके हैं। 2024 में जब भारत 80वें स्थान पर था तो अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप 59 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के अराइवल कर सकते थे और अब इस साल केवल 57 कंट्रीज़ में आप बिना वीज़ा के अराइवल कर सकते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85 है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ये एक वैश्विक रैंकिंग है जो यह बताती है कि किसी देश के नागरिक अपने पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। यह शुरू कब हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका नाम तब अलग था। नाम इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स। ये 2005 में जब स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स, लेकिन 2018 में इसका नाम बदल दिया गया। 2018 से इसे कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, सरल कर दिया गया। टॉप पर सिंगापुर है, बस इतना याद रखिएगा। टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। इसके बाद साउथ कोरिया और जापान आते हैं। ठीक, अमेरिका टॉप 10 से बाहर है। बाकी चीज़ें बिना पढ़े भी काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SAIEF यानी कि नवीनतम अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान 2025 के मुताबिक भारत में जंगली हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? देखो फ्रेंड्स, ये जो तुलना की गई है ना, 2017 से 2025 में तुलना हुई है और इसके मुताबिक हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है। 17% तक की कमी दर्ज की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही दुखद यहाँ पर इस समाचार को मैं कहूँगा कि हाथी जो हैं लगातार कम हो रहे हैं। 2017 में 27,312 हाथी थे पूरे देश में, जो कि अब 22,446 बचे हैं। वजह आप जानते होंगे, जंगलों की तेज़ी से कटाई हो रही है और इसकी वजह से जो हाथियों के आवास हैं, प्राकृतिक आवास, वो नष्ट हो रहे हैं। तो पहले तो इसी पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, यह भारत में हाथियों की पहली आनुवंशिक गणना है। राज्यवार हाथियों की संख्या में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर हैं? 6,113 हाथी तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक जो है हाथियों के मामले में टॉप पर है। दूसरा स्थान असम को मिला है, तीसरा स्थान तमिलनाडु को, चौथा स्थान केरल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का एक स्टार्टअप है जिसने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर। अब मल्टी सेंसर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किए गए उसमें क्या होता था? या तो उसमें रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया गया या फिर उसमें एक और तकनीकी होती ना कि ऑप्टिकल सेंसर्स, दोनों में से कोई एक प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ऑप्टिकल सेंसर भी और रिमोट सेंसर्स दोनों लगाए गए, तो इसीलिए कहते हैं मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और इसे गैलेक्स आई नाम दिया गया है। ये गैलेक्स आई एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको बेंगलुरु में और इसके CEO और फाउंडर दोनों कौन हैं? तो ये हैं आपके सुयश सिंह। ठीक है, और ये जो गैलेक्स आई है इसकी स्थापना 2021 में की गई और फिलहाल ये जो स्टार्टअप है गैलेक्स आई, जो मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये जो उपग्रह जा रहा है इस उपग्रह का नाम क्या है? मिशन दृष्टि। ठीक है,
और ये लॉन्च कब होगा, तो 2026 में लॉन्च होगा। सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए कि हाल ही में ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। दुनिया का पहला देश ये बन गया है मालदीव। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। WHO ने ये जो मतलब ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, तो ये संज्ञा दी गई है WHO के द्वारा। ठीक, देखो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिपल एलिमिनेशन है, पहले आप इसको समझ लो। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि HIV, इसके अलावा साइफिलिस और डिजीज़ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो 3 यहाँ पर कमियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, रोग हैं, इनको मालदीव में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि 2 साल से ऐसी कोई बीमारी देखने को मिली नहीं है जिसकी वजह से कोई डेथ हुई हो। ठीक है, इसीलिए WHO ने मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन फ्री घोषित कर दिया है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दुनिया का पहला ही देश है मालदीव, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि अगर आपका कोई चालान होता है ट्रैफिक संबंधित, तो आपको जाकर QR कोड वहाँ पर स्कैन करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। ये व्यवस्था स्टार्ट की गई कहाँ पर? गुरुग्राम में, हरियाणा में स्टार्ट की गई है। FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये संस्था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना होती है 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर। ठीक है, फिलहाल इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अनंत गोयनका। क्या नाम है? अनंत गोयनका। ठीक है, और अनंत गोयनका 2025-26 के लिए फिलहाल इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह ली है। फिकी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जरूर याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन, स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर भारतीय व्यवसायी GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। DG वर्तमान में ज्योति वीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल AI हब कहाँ पर स्थापित होगा या शुरू किया गया है? तो याद रखना, ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और इस पर जो है ना, गूगल बहुत ज़्यादा खर्च भी कर रहा है, $15 अरब खर्च कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन बना रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो अंटार्कटिका में चौथा अनुसंधान स्टेशन बन रहा है, इसको नाम क्या दिया गया है? तो मैत्री द्वितीय। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल आएगा, आपके मन में आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। आप ये बताओ कि अंटार्कटिका नॉर्थ पोल पर है या फिर साउथ पोल पर? ठीक है, इसको क्लियर करना जरूरी है ना, तो आइए क्लियर करते हैं। पहले तो ये देखो मैत्री, तो मैत्री 1 पहली बार इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। अब थोड़ा सा इसमें ना दिक्कत आ रही है, इसलिए अब हम मैत्री 2 की स्थापना करने जा रहे हैं, जो कि बस 2029 में काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर। पहले ये देखो, ये पृथ्वी है आपकी, ये नॉर्थ पोल है और इसका इतना ये फ्रीज जोन है, ये साउथ पोल है और ये इतना इसका फ्रीज जोन है। ठीक है, यानी कि जमा हुआ भाग। तो यहाँ पर देखिए, आर्कटिक मिलेगा आपको उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, आर्कटिक प्रदेश यहाँ पर होता है, अंटार्कटिक नीचे होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो मैत्री द्वितीय है, यह मैत्री प्रथम का स्थान लेगा और यह क्या है? एक ग्रीन रिसर्च स्टेशन होगा। इसमें ऊर्जा के लिए पावर चाहिए ना चलाने के लिए, भाई वहाँ पे काम होगा तो बिजली चाहिए। ठीक है, पावर चाहिए, तो सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जब मौसम अच्छा होगा, गर्मियाँ होंगी, शीत ऋतु होगा, शीत ऋतु के अलावा तो सोलर पावर, और शीत ऋतु में क्या होता है कि धूप नहीं होती है, तो विंड पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि भारत सरकार ने अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। यानी कि ये जो आपका साउथ पोल है, अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थापना होती 1983 में, अब ये काम नहीं करता है, नॉट वर्किंग। दूसरा है मैत्री 1989
और भारती 2012 में। ठीक है, तो ये जो मैत्री 1989 में बनाया गया था, जो कि तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके चारों तरफ ना एक झील बनाई गई है, मीठे पानी की झील, और इस झील का नाम क्या रखा गया है? प्रियदर्शनी झील। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आर्कटिक में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र हैं? केवल एक। उसका नाम क्या है? हिमाद्री। यानी कि नॉर्थ पोल पर जो आर्कटिक है वहाँ पर भारत का केवल एक ही रिसर्च सेंटर है, हिमाद्री। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विल्सन मैसिफ। और अंटार्कटिक पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? माउंट अरेबस। याद रखिएगा। बताइए कि द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड एक किताब आई है, ये किताब किसने लिखी है? देखो फ्रेंड्स, हुआ ये था, अगर आप मुंबई को ठीक से समझेंगे ना, तो 1980 और 1990 का जो वहाँ पर दशक था ना, वहाँ पर गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा था। तो गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड में यानी कि इसकी पूरी तरह से सफाई करने में ना डी शिवानंदन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अब उन्होंने ही एक किताब लिखी है इसी टॉपिक पर, द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड। ठीक है, 350-400 रुपये की किताब है, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। वैसे पढ़ने में मज़ा आता है। ये रिटायर्ड IPS रहे हैं। ठीक है, ये किताब का कवर पेज है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो धनुष कोडी शिवनंदन इनका पूरा नाम है। ठीक, ये महाराष्ट्र के DGP भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यह सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और क्विज़ के लिए आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। थैंक यू।